हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का क्वेश्चन बैंक सोशल स्टडीज का यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो 20 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, एक तरह का ये बिहार डीएलएड 2026 का क्वेश्चन बैंक है। अभी रिसेंटली बिहार डीएलएड के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो मैं आपको कवर करवाऊंगा, और इसी प्रकार से मैं आपको साइंस भी करवाऊंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो है ये कब घटी। बताइए कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी। ये बिहार डीएलएड 2024 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करते हैं बोस्टन की चाय पार्टी की, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है बोस्टन की चाय पार्टी को, जो कि 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। क्लियर। और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस घटना का नायक कौन था, यानी कि जो बोस्टन की चाय पार्टी थी, इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, सैमुअल एडम्स था। यह प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलिए, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी 1773 में, और यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है। इसी घटना के साथ जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1855 में, देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। आपसे 1855-56 भी दे करके इस तरह से पूछ लेता, तो बताइए संथाल विद्रोह हुआ था कब? तो 1855-56 में, याद रखिएगा। और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फ्रेंड्स सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। तो यहाँ पर देखिए सिद्धू दिया गया है, हो सकता है ऑप्शन में कहीं आपको कान्हू मिल जाए। चांद और भैरव का भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो आपसे संथाल विद्रोह पूछ लिया गया है। अगर आपसे मुंडा विद्रोह पूछा जाता तो 1899-1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह। किसके नेतृत्व में? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। क्लियर। अच्छा, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह जो हुआ था ये 1831-32 में हुआ था। किसके जो है नेतृत्व में? तो बुधो भगत का नाम याद रखिएगा, कम से कम बुधो भगत जरूर याद रखिएगा। बुधो भगत, और भी मैं नाम बता रहा हूँ, जोआ भगत, बुधो भगत, जोआ भगत और मादरा महतो का नाम याद रखिएगा, मादरा महतो। ठीक है ना, तो ये कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कौन? तो बुधो भगत, जोआ भगत और मादरा महतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और बिल्कुल मैं आपको विस्तार में बताते चलूँगा। देखिए खाली स्थान देकर के पूछा गया कि शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचारों को प्रतिबंधित किया था। तो ये किस प्रकार के शासन ने ऐसा किया था जिसने समाचार पत्र, पुस्तक, नाटक, गीत, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि स्वतंत्रता और आज़ादी के जो विचार थे उनको प्रतिबिंबित किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है? ये रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। यहाँ पर देखिए रूढ़िवादी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया कि जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। अच्छा देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो फ्रेंड्स ये डेट सहित आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। ये एग्जाम में पूछा गया है, डीएलएड में ही पूछा गया है पिछले बार। चलिए तो फ्रेंड्स ये जालियांवाला बाग जो है ये किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? तो फ्रेंड्स ये आपका असहयोग आंदोलन है। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि तारीख़े दाऊदी नामक एक पुस्तक है, इसको लिखा किसने है? तारीख़े दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए तारीख़े दाऊदी नामक पुस्तक जो है इसको लिखा है किसने? तो अब्दुल्ला ने। किसने लिखा है? अब्दुल्ला ने। अच्छा, एक तारीख़े फिरोज शाही है, तारीख़े फिरोज शाही, फिरोज शाही। तो आपको पता है ना कि तारीख़े फिरोज शाही किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। किसने लिखा है फ्रेंड्स? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है ना, तारीख़े फिरोज शाही, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, इंडिका, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जल संधि, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका को। बिल्कुल जो है बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंप्लीट मैं आपका प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। देखिए, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? भूटान पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, भूटान के क्षेत्रफल का 70% जो है ये वन आच्छादित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.7 दिया गया है। क्लियर ना, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है ये किस पर आधारित है, तो भूटान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को यहाँ पर खाली स्थान और खाली स्थान देकर के पूछा गया के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए, यहाँ उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है, ठीक है ना। और अगर आपसे उपलब्धता के आधार पर पूछ ले, तब उपलब्धता के आधार पर, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। ये आपको उत्पत्ति के आधार पर। अच्छा, उपलब्धता के आधार पर पूछेगा तो ये दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि गैर नवीकरणीय। तो ये उपलब्धता के आधार पर होगा और ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं। प्राथमिक ऊर्जा अगर हम बात करें तो देखिए, जो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन ये खास करके ये प्राथमिक ऊर्जा होते हैं। और प्राथमिक ऊर्जा में आपका आ जाएगा कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपके प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीयक ऊर्जा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से कौन सा है? पूरा आप ऑप्शन देख लीजिए, छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो शुगर एक बृहद पैमाने का है, बड़ा पैमाने का। उसके बाद देखिए पेपर इंडस्ट्री भी है। खिलौना जो है ना, खिलौना ये छोटे पैमाने का उद्योग है, तो यहाँ पर खिलौना हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मैदानी भागों में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बिहार के मैदानी भागों में, तो देखिए मैदानी भागों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको पता है ना, जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है बिहार के मैदानी भागों में। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। आपको याद रखना, मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? पिछले साल जब मैं आपको इस तरह का सेशन करा रहा था 2024 में, तो मैंने आपसे डिस्कशन में ये प्रश्न बताया था कि गौरवपूर्ण क्रांति, इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, गौरवपूर्ण या गौरवशाली क्रांति। ये इंग्लैंड में हुई थी और ये 1688 में हुई थी। उस समय मैं डिस्कशन में आपको बताया था, और देखिए प्रश्न पिछले साल 2024 में पूछा भी गया था। तो जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों पर होता है? यह प्रश्न 2023 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों पर होता है? तो ये 5 वर्षों पर होता है। आगे आप देखेंगे ये प्रश्न आपको 2023 में भी मिलेगा और 2024 में भी अभी मिल रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? अच्छा, लोकसभा को इंग्लैंड में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि जो इंग्लैंड का जो निम्न सदन है, इंग्लैंड का जो निम्न सदन है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहा जाता है उसको? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और जो उच्च सदन है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ पर देखिए लॉर्ड्स दिया गया, पूरा होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये आपका उच्च सदन है। और ये निम्न सदन है यानी कि लोकसभा, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। देखिए निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो वोट देने का अधिकार है, ठीक है ना, राइट टू वोट। चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है, हमारा राजनीतिक अधिकार। बट देखिए किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई हैं? अच्छा, आपने देखा होगा कि जो आपके सत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अधिकारों का उसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच जो अधिकार है उसका बंटवारा है इसमें। देखिए निम्न में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? देखिए पहला संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? पहला है 1950, 1951। तो ये पहला से इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। और देखिए ये जो है अमेरिका जो है इसमें शामिल कब हुआ था, डायरेक्टली ये पूछा गया। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। जर्मनी के विरुद्ध इसने युद्ध की घोषणा किया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है। 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में वन अधिनियम कब पारित किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ध्यान से देखिए। अंग्रेजों ने भारत में वन अधिनियम पारित कब किया अंग्रेजों ने? तो देखिए अंग्रेजों ने कब किया था, तो 1865 में किया था। उसके बाद फिर से जो है 1800, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर से जो है 1878 में और 1927 में भी वन अधिनियम लाए गए थे। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, तो वन संरक्षण 1980 में। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि देश को लोकतंत्र में परिवर्तित करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की खाली स्थान दिया गया चुनौती का सामना करना पड़ता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल। ठीक है ना, यानी कि मूलभूत हो जाएगा। मूलभूत चुनौती की सामना करना पड़ता है लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के में आपको जो फाउंडेशनल यानी कि मूलभूत चुनौती है उनका सामना करना पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लेनिन ने जो है लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया था। लेनिन संबंधित किससे हैं? रूस की क्रांति से, रूसी क्रांति से याद रखिएगा। ठीक है ना, रूसी क्रांति से। क्लियर। अच्छा, लेनिन ने जो है पूछा जाता है कि रूस में कब नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था, तो 1921 में लेनिन ने जो है रूस में नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा करके याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए जो बोल्शेविक लोग थे यानी कि बोल्शेविक दलों का नेता कौन था? लेनिन था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। लोगों से क्या वादा किया था? तो पीस, लैंड और ब्रेड, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो शांति, भूमि और रोटी का। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनस्पति और वन्य जीव के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? वनस्पति और वन्य जीव के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, तो ये टेम्परेचर भी है, अल्टीट्यूड भी है और रेनफॉल भी है, यानी कि तापमान, ऊंचाई और वर्षा सभी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि सविनय आंदोलन से पहले एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी की 11 मांगों में से कौन सी थी? अच्छा, 11 जो मांग थी, 11 सूत्री इनकी एक मांग थी। ठीक है ना, उसमें पूछा गया है कि कौन सी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा था, तो यहाँ पर देखिएगा कि बोथ रिड्यूस एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखिए हिंदी में आप पढ़ेंगे, दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करें और आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी करने की लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैमाने में मानचित्र की दूरी को इस रूप में भी जाना जाता है। तो पैमाने में मानचित्र की दूरी को किस रूप में जाना जाता है, बताइए।
तो इसको न्यूमरेटर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें उगाई जाती है और इनकी कटाई कब की जाती है। खरीफ फसल की कटाई पूछा गया कब की जाती है। तो कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में खरीफ की कटाई किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है ना, याद रखिएगा कब, सितंबर अक्टूबर में। चलिए देखिए, भारत में बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है भारत में बिजली उत्पादन के लिए। तो बिजली जो है मेनली भारत में 60% बिजली जो है ये कोयले से उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, कोयला राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिसमें, बताइए, तो जिसमें मध्यम मात्रा में मौसमी वर्षा जो केवल कुछ महीनों तक रहती है। तो यहाँ पर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। सौर ऊर्जा, ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा जो है आपको पता है एक प्रकार का नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है और ऊर्जा का यह गैर पारंपरिक स्रोत है। तो यहाँ पर देखिएगा ऊर्जा का एक नवीकरणीय और एक गैर पारंपरिक स्रोत, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त करने के कितने दिनों के भीतर दूसरा अपील जो है द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त करने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90 दिन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 90 दिन हो गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने उद्घृत किया कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का है। तो यहाँ पर देखिए अब्राहम लिंकन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छे कानून वे हैं जो लोगों को, खाली स्थान दिया गया, सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं। तो जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा कि कौन इसमें लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। साइंस वाला इसी प्रकार से मैंने आपको कवर कराया हुआ है, नहीं देखा आपने तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बिहार में खनिज और झीलों के संदर्भ में जहाँ भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और यहाँ पर कौन सा युग्म सही दिया गया है ये आपको यहाँ से चुन करके बताने हैं। चूना पत्थर कैमूर में, अबरक नवादा में, ठीक है ना, क्वार्ट भागलपुर में और क्वार्टजाइट लखीसराय में। तो यहाँ पर आप सभी के सभी जो है यहाँ पर सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, नहीं पूछा गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य करते हैं, ठीक है ना। विधान परिषद यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी। अच्छा, दुनिया में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन है जो है ये खोली गई थी 1825 में। कब? 1825 में। और भारत में जो है पहली रेल चलाई गई थी 1853 में। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, 1825 यहाँ पर होगा आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खाली स्थान दिया गया है और कहा गया कि बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है बेल्जियम में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सामुदायिक सरकार है, या बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये सामुदायिक सरकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जर्मनी की मुद्रा पूछा गया है, ये 2023 में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। तो देखिए जर्मनी की मुद्रा जो है ये आपका क्या है, तो यहाँ पर मार्क थी, अब यूरो हो गया है, पहले मार्क थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रबड़ बागान प्रसिद्ध है। तो रबड़ के बागान के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो मलेशिया हो जाएगा। अच्छा, कॉफ़ी के बागान के लिए अगर पूछता तो क्या जवाब देते आप? कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील दे देते, ठीक है ना, ब्राज़ील। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। अभी मैंने आपको बताया था बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, ठीक है ना। और लेनिन ने 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था। ये इंपॉर्टेंट है, जरा मैंने 2 बार रिपीट कर दिया इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मैंने आपसे बोला था कि डेट सहित याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। 13, ये सब हटा दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन में किया था। मेगास्थनीज जो था, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक पूछा गया था कि इंडिका होती है, ठीक है ना, इंडिका नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
मेगास्थनीज। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक आपसे पूछा जाएगा फाहियान। तो फाहियान जो है ये किसके समय में आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। ठीक है, चलिए। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेन त्सवांग आया था। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिएगा कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्लियर, याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिए केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, ये 2023 में भी पूछा गया है प्रश्न, और फिर से देखिए 2024 में भी पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान पूछा गया है, न कि केंद्रीय समुद्री, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, यह अलग है। संस्थान बना लीजिएगा, यहाँ पर ये है संस्थान। देखिए, ये केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान जो है ये आपका मुंबई में है। ठीक है ना, लेकिन ये केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये केरला में है। ठीक है, ये केरला में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक जो है ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए, इनमें से सारा इसका आंसर होगा, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल जो है फ्रेंड्स ये सतलज नदी पर है। ठीक है ना, भाखड़ा नागल। और हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस पर है? तो हीराकुंड ये महानदी पर है। ठीक है ना, महानदी पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में, तो पर्वतीय भाग में जो है बनाए गए हैं नैरो गेज रेल लाइन। ठीक है, नैरो गेज, तो यहाँ नैरो गेज अंग्रेजी में है संकरी लाइन, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद देखिएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बिहार के किस शहर में है? तो ये पटना में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पटना में। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति दोनों के वोट का मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति हो चाहे वह राष्ट्रपति हो, उनके वोट का भी एक ही मूल्य होता है, और जो अगर सामान्य जो मनुष्य है जैसे हम लोग हैं उनका भी एक ही होता है। तो 1 राइट आंसर होगा। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो भारत में आपातकाल ये भी पिछले साल पूछा गया था, और 23 मतलब और 24 दोनों में। तो भारत में आपातकाल जो है पहली बार 1962 में लागू किया गया था, भारत चीन युद्ध के दरमियान। तो याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद देखिएगा कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है ना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। चलिए, देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल और लोकसभा का 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर सदस्य हटा देता और सिर्फ पूछता कि राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। लेकिन सदस्य का है 6 वर्ष। ठीक है, चलिए। भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र को, तो इसको अधिकारों का प्रयोगशाला, राइट्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राइट्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछता विधानसभा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आपसे विधानसभा पूछता है, यहाँ तो विधान परिषद पूछा गया है तो 169 होगा। अगर आपसे विधानसभा पूछता कि विधानसभा के गठन का से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद से है, तो ये 170 से है। ठीक है। अच्छा, विधान परिषद की बात आई हुई है, तो देख लीजिए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद और विधानसभा यानी कि द्विसदनीय विधायिका जो है ये टोटल 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? तो अपना बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, याद रखिएगा। चलिए, देखिएगा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये 2023 का प्रश्न है, और सेम 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था।
तो प्राथमिक ऊर्जा के विषय में मैंने आपको बताया था, जीवाश्म ईंधन याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपके प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये सब आएंगे। नहीं पूछा गया तो विद्युत हो जाएगा, ये द्वितीयक है, ठीक है। चलिए देखिए, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तेलुगु स्वाभिमान का नारा, तो फ्रेंड्स ये दिया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 1983 में जो है तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने दिया था, और इस विधानसभा चुनाव में उनको जीत भी मिली थी, और आंध्रा में ये पहली गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे एनटी रामाराव, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0.243%, ठीक है ना। अगर परसेंट पूछेगा तो 2.43 इस तरह से यहाँ से आप निकाल लेंगे ना, तो ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। हमको लगा 24.3% हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू पतन जो है ये आपका मुंबई में है, और मुंबई का जो नहावा सेवा, याद रखिएगा नहावा सेवा बंदरगाह है, उसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो मुंबई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस की रचना इंपॉर्टेंट है, इसको किया था किसने? थॉमस पेन ने किया था, या थॉमस पाइन कहिए, ठीक है ना। 1776 में जो है इन्होंने इसकी रचना किया था अमेरिका में, और अमेरिका में स्वतंत्रता लाने में जागरूकता उत्पन्न किया था, यह आपका कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व, तो फ्रेंड्स ये निर्वाचन आयोग पे है। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। संविधान के भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, और भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 300 यहाँ मैं लिख देता हूँ 29 तक ये निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन जो है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ी जनजाति जो है यह आपका भील है, ठीक है ना। भील लगाइएगा, भील ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए जेम्स वाट ने जो है किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने जो है किसका आविष्कार किया था? वास्प इंजन का किया था। अच्छा यहाँ पर देखिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। एडमंड कार्टराइट ने किया था, कार्टराइट ने किया था, ठीक है ना, पावर लूम का आविष्कार। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, जॉन के ने किया था, ठीक है। चलिए कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील, तो ये बेगूसराय में है कांवर झील, ठीक है। चलिए नागिनक्टी कहाँ पर है? नागिनक्टी, तो नागिनक्टी जमुई में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सुकुमार सेन है, ठीक है। कौन है? सुकुमार सेन। अच्छा भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तब, महिला लगा देगा तब, तो याद रखिएगा कौन है पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो इनका नाम याद रखिएगा वीएस रमा देवी हैं, वीएस रमा देवी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर हैं, और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार हैं, ठीक है। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? नहीं पूछा गया है। अच्छा एक धुरी राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र में देखिए जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। सोवियत संघ नहीं था, ये आपका मित्र राष्ट्रों में शामिल था, ठीक है। चलिए देखिए बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो देखिए बालाघाट की खान जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैग्नीज के लिए भी है और कॉपर के लिए भी है, दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें से देखिए कॉपर का भी खनन होता है वहाँ पर और मैग्नीज का भी होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? खरीफ फसल, तो इसमें से देखिए खरीफ फसल का उदाहरण आपका हो जाएगा चावल, धान जो है खरीफ फसल है, ठीक है। बाकी देखिए मटर, गेहूं, चना ये आपके रबी फसल है।
निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? डेयरी पशु कौन सा नहीं है बताइए? तो देखिए, बकरी डेयरी पशु है, भैंस भी है, गाय भी है। ऊँट तो दूध देता है बट ये डेयरी पशु के अंतर्गत नहीं आता है। तो डेयरी पशु नहीं है कौन? तो ऊँट राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहा जाता है क्या? ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, आपने सुना होगा ना। क्लियर? क्या कहा जाता है? तो इसको ध्रुव कहा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत जो है 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ठीक है। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो फ्रेंड्स, ये यूगोस्लाविया है। 80 के दशक में इसको जो है सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था यूगोस्लाविया को। देखिए, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? सिल्क रूट जो है ये चाइना से शुरू होता है। ठीक है ना, चाइना से शुरू होता है। और पहले आपने सुना होगा कि चीन से रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान होते हुए ये जो सामग्री थे ये भेजे जाते थे। ठीक है, चाइना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एल नीनो और एक ला नीनो है, आगे ला नीनो आपको मिलेगा। एल नीनो की उत्पत्ति जो है पूछा गया प्रश्न में कि किस देश के तट पर होती है? तो एल नीनो की उत्पत्ति जो होती है ये प्रशांत महासागर में होती है, पेरू के तट पर। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबोर्न राजवंश। ठीक है ना, इस तरह से बोरबोर्न होगा या फिर आप इस तरह से बारबोर्न बना लीजिए। ठीक है ना, बारबोर्न राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, उसको जो है खलेसन दिया गया कि संधि के हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। ठीक है, बारबोर्न राजवंश। दो इसी राजवंश से संबंधित था आपका लुई 16वां, जिसके समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है ना। और ये जो वियना की संधि है याद रखिएगा 1815 में हुई थी वियना की संधि। इसी संधि के तहत जो है इस पर फिर से जो है इस सत्ता में बहाल किया गया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि पोखरा नगर किस देश में है? पर्यटन राजधानी है नेपाल की, ये नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, रूस की क्रांति के बाद जो है रूस में जारशाही शासन व्यवस्था का अंत हुआ था। जारशाही शासन व्यवस्था, रूस में राजा को, शासक को जार कहा जाता था। ठीक है। देखिए, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग जो है किया जाता है, तो टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैंसर दिया गया, टेक्सोल याद रखिएगा। अच्छा, गिलगिट जॉर्ज जो है, गिलगिट गॉर्ज ये किस नदी पर है? गिलगिट गॉर्ज जो है ये किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, ये आपकी सिंधु नदी पर है। गिलगिट स्वयं एक नदी का नाम है और गिलगिट जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1936 में लखनऊ में किया था और इसका पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है। और जो अखिल भारतीय किसान सभा था इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके सचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा इसके सचिव थे। एन.जी. रंगा कौन थे? सचिव थे। ठीक है। चलिए, देखिएगा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार मैं आपका तैयारी कराऊंगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है पेय फसल है? पेय फसल है, तो पेय फसल में आपका चाय, कॉफ़ी, कहवा ये सब आएंगे। तो यहाँ पर चाय दे रखा है। चलिए, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर, तो फ्रेंड्स नेपानगर है मध्य प्रदेश में और ये अखबारी कागज के लिए फेमस है। ठीक है। चलिए, बिहार में अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति दोहन से जो है किस तत्व का संकेंद्रण बना है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किसका बढ़ा है? तो फ्रेंड्स आर्सेनिक का। ठीक है ना। और आर्सेनिक से जो है कैंसर का खतरा होता है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? नस्ल विरोधी जो है ओलंपिक खेल का विरोध हुआ था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका मैक्सिको में। मैक्सिको में जो 1968 वाला ओलंपिक हुआ था वहीं पर हुआ था। ठीक है। अच्छा, अगला ओलंपिक 2028 में होगा, कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस में। ठीक है ना, लॉस एंजलिस यहाँ मैं लिखता हूँ, लॉस एंजलिस में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका में। चलिए, देखिएगा कि मीठा पानी का लगभग 70%, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है, मतलब मीठे पानी का लगभग 70% कहाँ?
ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो देखिए मीठे पानी का लगभग 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के बीच होता है। अंटार्कटिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से देखिए कौन जो है वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, पर्वतीय वन में। अब देखिए यहाँ पर देखिए अर्जुन, चंदन और शीशम, ये जो है उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, मानसूनी वन के हैं ये वृक्ष, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं चेस्टनट जो है ये पर्वतीय वन के हैं, ठीक है, ये पर्वतीय वन के हैं। क्लियर। चलिए देखिए पटना का पुराना नाम, तो पटना का पुराना नाम अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र ये सब है। तो ऊपर के तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है कहाँ पर थी, प्रारंभिक राजधानी तो गिरिब्रज थी, गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है ना, गिरिब्रज। चलिए उसके बाद देखिए जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है, तो सर्वाधिक अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है में प्रकाशित ब्रटलैंड कमीशन। यहाँ देखिए थोड़ा सा बना लीजिए, अगर आप ब्रटलैंड कमीशन इस तरह से बना लेंगे तो ज़्यादा आपको सुविधा होगा। ब्रूंडलैंड नहीं, ब्रटलैंड कमीशन था। और इसने जो है रिपोर्ट जो है सतत विकास के बारे में रिपोर्ट दिया था। तो यही पूछा गया है कि खाली स्थान में प्रकाशित ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए ये जो ब्रटलैंड कमीशन था इसका गठन कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो 1983 में। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो 1987 में दिया था, ठीक है, 1987 में दिया था। और जो आपका किस शीर्षक से जो है ये रिपोर्ट आपका दिया था, तो आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना, आवर कॉमन फ्यूचर, याद रखिएगा। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध, तो 1945 में, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था, जो कंपास है, या हिंदी में मैं लिख देता हूँ कंपास, कंपास दिक् सूचक यंत्र बोलते हैं। तो यूरोपवासियों ने किससे सीखा था, तो यूरोपवासियों ने जो है अरबों से सीखा था। और अरबों ने किससे सीखा था, तो चीनी से सीखा था, चीनियों से। चीन में हुआ था दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार, चीनियों ने ये ज्ञान अरबों को दिया और अरबों ने जो है यूरोपियनों को दे दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, चुनावी स्पर्धा से, तो इसमें जो है जनमत निर्माण में होता है, ठीक है ना, जनमत निर्माण में। चलिए मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था, मानव अधिकारों को, तो 10 दिसंबर आपको याद होगा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, इतना तो आपको याद है ही, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1948 को, तो 10 दिसंबर 1948 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ में सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ से अलग नहीं हुआ। तो देखिए भारत जब भी सदस्य बना है जब से कभी भी अलग नहीं हुआ है, तो भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग, यहाँ शब्द लगा हुआ है लगभग, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 22%, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा 60% लगभग जो है बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। चलिए उसके बाद देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुई थी। चलिए देखिएगा कि दाचीग्राम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है, तो आपने पढ़ा हुआ दाचीग्राम नेशनल पार्क, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है एक, और ये हांगुल के लिए फेमस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मतगणना का कार्य कौन करता है, मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करेगा, मतदाता सूची भी यही तैयार करता है, ठीक है ना, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर की, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में, ठीक है। चलिए देखिएगा कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था, रूस जापान युद्ध, देखिए रूस जापान युद्ध जो है ना ये 1905 में हुआ था। और यह रूस जापान युद्ध जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था, तो याद रखिएगा पार्ट्समाउथ की संधि, पार्ट्समाउथ की संधि, यहाँ मैं लिख दिया पार्ट्समाउथ की संधि के तहत यह युद्ध जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी, पुरुषों को तो था लेकिन महिलाओं को नहीं था, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये 1928 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1928 में।
चलिए, वह भूमि जो 5 साल से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना जो है खेती के लिए छोड़ दी जाती है, किस रूप में मानी जाती है? वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती है, उसको कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन के रूप में जाना जाता है। तो रेशम कीट का पालन जो है ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, हिंदी में इसको रेशम उत्पादन कहेंगे। अच्छा, मधुमक्खी पालन, इसको हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। मैं हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ एपी कल्चर। क्या बोलेंगे? एपी कल्चर, याद रखिएगा। ठीक है। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं, पीसी कल्चर। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है ना, याद रखिए। इसमें कपास की खेती बड़ी बढ़िया होती है रेगुर मिट्टी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो टाटा आयरन, टिस्को की बात किया जा रहा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। कब किया था? तो सन भी याद रखिएगा 1907 में। ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है ये कर्णाली नदी है। ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर जो है कब हमला किया था? ईसाई मिशनरियों पर तो इन्होंने हमला किया था 24 दिसंबर 1889 को। 24 दिसंबर 1889 को। चलिए, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जो है जनता करती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कलकत्ता में होता है ना, मतलब पश्चिम बंगाल में, और हुगली नदी के तट पर होता है, तो याद रखिएगा। और बिहार में पूर्णिया में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है किस संविधान संशोधन में? तो फ्रेंड्स, ये 44वां संविधान संशोधन था जो 1900 कब हुआ था? 78 में हुआ था, इसी में किया गया था। ये संविधान संशोधन पूछा गया है। ठीक है। लेकिन अगर पूछता किस आर्टिकल में मात्र एक बार किया गया है, तो ये आर्टिकल 352 है, जिसमें एक बार मात्र इसका प्रयोग किया गया है। चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था? एलपीजी, आपको याद होगा। ठीक है ना। लिबरलाइजेशन। ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। चलिए, भारत में स्थित लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। किस प्रकार का झील है? तो लोनार जो है एक प्रकार की लैगून, एक प्रकार की क्रेटर झील है। लैगून झील अगर आपसे पूछा जाए, फिर से देखिए बता देता हूँ, क्रेटर झील है। लैगून झील तो आपका जो उड़ीसा वाला चिल्का झील है, ये लैगून झील का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिल्का झील किस प्रकार का झील है, तो याद रखिएगा लैगून झील। लोनार झील क्रेटर झील है। गोखुर झील अगर पूछेगा तो जो ऑक्सबो झील कहा जाता है, कांवर झील बेगूसराय जो है ना, ये गोखुर झील है। ठीक है। चलिए, हिमानी झील जो उत्तराखंड में है, जो ताल ताल लगा हुआ राकस ताल, इस तरह का झील। चलिए, देखिएगा कि ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में, अच्छा, यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किया था। और कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा बर्न में किया था। कहाँ पर? तो ये बर्न में 1833 में किया था, 1833 में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो ये अमेरिका में थे, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है ना, ब्लैक गांधी भी इनको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। अच्छा, एक केवल राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन इसको कहा जाता है, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में, 10 जनवरी 1920 को, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? मॉन्टेस्क्यू ने, तो इनके पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लव। हिंदी में बोलेंगे विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लव। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो भारत में वाणिज्यिक फसल जो है, इसमें से देखिए सरसों, तंबाकू, जूट, कपास, ये सब है। चलिए, उपरोक्त सभी होगा। मापनी में हर व्यक्त करता है, हर अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो ये धरातल की दूरी को, क्लियर ना, धरातल की दूरी को। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, तो फ्रेंड्स ये 1971 में। ठीक है ना,
चलिए देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसमें से बात करें तो असम में है, निम्नलिखित में से अगर पूछा जाए तो असम में है। और असम में ही याद रखिएगा, दिग्बोई में, कहाँ पर? दिग्बोई में, असम के दिग्बोई में जो है सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना भी है। कहाँ पर? दिग्बोई में। देखिएगा कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? देखिए, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा जो है उत्तर प्रदेश, सॉरी, हजीरा गुजरात में है। विजयपुर जो है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, विजयपुर जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जगदीशपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ से नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए, ला नीना आ गया ना। ला नीना किस महासागर में है? तो मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ये रोहतास में होता है। देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? देखिए, एनसीबीसी की स्थापना जो हुई थी ये 1993 में हुई थी। और जो है 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर 2018 तो नहीं है, बट 1993 यहाँ पर दे रखा है, इसका गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों पर होता है? आ गया ना, ये 2023 वाले क्वेश्चन है और 2024 में भी पूछा गया है 5 वर्ष पर। चलिए देखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है ये वस्त्र उद्योग से हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो है कच्चे माल की उपलब्धता थी। क्लियर ना? अच्छा, औद्योगिक क्रांति में अगर हम बात करें, इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो जर्मनी था, ठीक है। चलिए देखिएगा कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में? तो ये फ्रेंड्स लोकतंत्र में होती है, ठीक है। चलिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ है? बताइए। अलेक्जेंड्रिया जो है ये बचा हुआ है आपका भूमध्य सागर पर। ये इजिप्ट में है, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो जनगणना आधिकारिक तौर पर 10 वर्ष पर होती है। भारत की इतिहास की बात करते हैं जनगणना की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले जनगणना हुई थी। लेकिन फिर देखिएगा यहाँ पर 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना कराई जा रही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, 15वीं लोकसभा, अभी ये क्वेश्चन याद मत रखिए आप रखिए 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो याद रखिएगा 18वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 74 है। परसेंट अगर पूछेगा तो 13.6%, ठीक है ना। ये इस बार वाला लोकसभा वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था, 4 वर्षों तक, ठीक है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटा अनाज है? तो बाजरा, रागी, ज्वार ये सभी मोटा अनाज है, ठीक है। सभी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग, नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे, इसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? वैसे भूमि जो एक या एक से कम कृषि कार्य के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसको कहा जाता है क्या? तो उसको कहा जाता है वर्तमान परती। क्या कहा जाता है? इसको वर्तमान परती बोला जाता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्र संघ मैंने बताया था ना, लीग ऑफ नेशन किस संधि के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका वर्साई की संधि के द्वारा, ठीक है। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ ये आंध्र के आदिवासी नेता भी थे, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। चलिए देखिएगा, भोपाल त्रासदी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब? तो 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। और उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, कभी कभी MIC दे देगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। दोनों तरीके से MIC भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
देखिए जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं, और एक व्लादिमीर जेलेंस्की, अभी आपने बड़ा सुना होगा, व्लादिमीर व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है ना। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये कहाँ के हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और ये जारू जेलेंस्की ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए यूक्रेन की राजधानी याद रखिएगा कीव है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है, तो गेहूं है, चावल है, मक्का है, खाद्य फसल, कपास नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कि सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे कम यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम सिक्किम में है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है, राजस्थान का है। सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है, गोवा का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सबसे कम, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था, अकबर के समय में हुई थी, ठीक है, सन 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि G77 की स्थापना कब हुई थी, तो G77 की स्थापना जो है 1964 में 77 विकासशील देशों के द्वारा किया गया था, 1964 में, ठीक है। देखिए गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला राज्य है बिहार, और यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। स्वीकृत संख्या का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1+33। कहने का मतलब है यहाँ पर कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि 34 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, राणा प्रताप सागर बांध, तो फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। किस नदी पर, चंबल नदी पर, ठीक है। देखिए आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष जो है ये स्विट्जरलैंड में। ये प्रश्न अभी मिला था, 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 48A जो है इसका संबंध किससे है, 48A का संबंध, ठीक है। यह आएगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, और इसका संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, ठीक है। चलिए पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, कौन थे ये, तो पहले संथाली थे तिलका मांझी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तिलका मांझी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन जो है ये आर्टिकल 40 में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। ये प्रश्न मिला था ना आपको, 2024 में भी पूछा गया है, तो डाइचे मार्क, ठीक है ना। क्या नाम था इसका, डाइचे मार्क, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी मार्क भी इसको कहा जाता था, ठीक है ना, डाइचे मार्क, डी मार्क, अभी वर्तमान में यूरो हो गया है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है, तो लक्ष्मी सागर कहाँ पर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा लक्ष्मी सागर दरभंगा में है, ठीक है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, किस आधार पर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जनमत पर आधारित, जनमत पर आधारित लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है। दुर्गावती जलाशय, तो दुर्गावती जो है ये कैमूर में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है, नहीं पूछा गया, तो आप पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, बताइए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में आप भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। बाकी बिल्कुल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, तो मुंबई है। अच्छा अगला प्रश्न कि विश्व का देखिए सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन की सीमा पर है, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, ठीक है ना, नेपाल और तिब्बत राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये चीन ऑक्युपाइड एरिया है, तो नेपाल और तिब्बत का, क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितना है, 8,848.86 मीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा अमरकंटक जो है किसका नहीं है, तो इसमें से अमरकंटक जो होगा
ये आपका तापी का नहीं होगा, नर्मदा का है, सोन का है, नर्मदा सोन जोहिला सबका है। तापी का जो है नहीं है, तापी का बैतूल जिले का, मध्य प्रदेश का बैतूल जिले का मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन ने ही स्वागत किया था किसका? वास्को डी गामा का, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। कालीकट याद होगा आपको, कालीकट का राजा था जमोरिन। चलिए सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है? सिंगरौली कहाँ पर है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। ये कोयला का सबसे जो है बड़ा क्षेत्र है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में मजदूर संघ अधिनियम को 1926 में पारित किया गया था। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है ना, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? मूंगफली। देखिए मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा जो आपका प्रोड्यूसर है ये राजस्थान होना चाहिए था, ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बना लीजिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये गुजरात हो जाएगा। चलिए देखिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इस तरह का टोटल जो है आपको याद रखना है, 14 प्रमाण पत्र जो होते हैं ये वैलिड होते हैं, ठीक है ना, 14 प्रकार के। चलिए उसके बाद देखिए लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? लीग ऑफ नेशन मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो ये आपका वुड्रो विल्सन हो जाएगा, यहाँ पर उड्रो बना लीजिए, इस तरह से उड्री नहीं होगा, उड्रो हो जाएगा, उड्रो विल्सन, ठीक है। चलिए किस देश का जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है? तो इसमें से किसका है फ्रेंड्स बता दीजिए। तो आपका बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय, सार्क, ठीक है ना। देखिए सार्क में टोटल 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि खाली स्थान दिया गया है कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका महात्मा गांधी थे, राइट आंसर महात्मा गांधी, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? सबसे ऊंची सड़क आपको उमलिंगला दर्रा पर याद होगा जो कि लद्दाख में, ठीक है। देखिए साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले कितने चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है? साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले इसको टोटल जो है 5 चरण से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला चरण जब यह प्रस्तुत होता है उस पर पहला वाचन होता है, फिर इस पर दूसरा वाचन होगा, फिर इसको तीसरा वाचन होता है, इसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, चौथा ये पारित हो जाता है और पांचवा ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है जहां पर ये कानून बनता है। तो ये 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, तो फ्रेंड्स ये भूजल की, ठीक है। अच्छा हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर, तो हिटलर जो था ये नाजीवाद का था और मुसोलिनी जो था ये फांसीवाद का था, मुसोलिनी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो आरक्षण की व्यवस्था जो है ये कहाँ पर है? पंचायती राज में है। अच्छा 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और देखिए बिहार सरकार ने जो है 2006 में जो है पंचायत में 50% महिलाओं का आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एस्ट्रोलैब क्या है? एस्ट्रोलैब क्या है? तो फ्रेंड्स एस्ट्रोलैब जो है ये अक्षांश बतलाने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? लौह अयस्क का, ठीक है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक, तो इसमें से लौह अयस्क का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है उसका उद्गम स्थल, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेपाल में इसका उद्गम होता है। चलिए निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला तो है नहीं, जीवाश्म ईंधन है नहीं, तेल गैस है नहीं, सौर ऊर्जा है, नवीकरणीय, ठीक है। चलिए पूरे विश्व में जो है किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना प्यारा भारत का है। देखिए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? किसकी सुरक्षा परिषद? तो ये संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। तो 5 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसमें अस्थायी होते हैं। तो अगर अस्थायी पूछता, अस्थायी
तब 5 होता, अस्थायी पूछा है तो 10 है, तो 10 हो जाएगा। टोटल कितने सदस्य हैं, तो टोटल 10 और 5 15 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ठीक है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो साइमन कमीशन का गठन जो है ना, ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था और इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। और ये आया था 3 फरवरी 1928 को, मुंबई में पहुंचा था साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा त्रिगुट समझौते में शामिल थे। अच्छा, त्रिगुट समझौते की बात करते हैं तो देखिए बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा के लिए 1862 में ऑस्ट्रिया और इटली के साथ एक गुप्त संधि किया था। इसी को जो है त्रिगुट समझौता कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसको हम लोग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है WTO का, और इसकी स्थापना 1995 में 1995 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया, जरा ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दलहन जो होता है ना, उनको बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये वाला गलत दिया गया है। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, जी नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा गया, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है, तो पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता जो है ये कब से दिया जा रहा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आपका 1992 से। ठीक है, चलिए देखिएगा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये कच्छ में लगाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया है वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है, उनको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है, याद रखिएगा, विकसित संसाधन। क्या कहा जाता है, विकसित संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि बस्तर विद्रोह में किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो बस्तर विद्रोह में जो है प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो फ्रेंड्स ये गुडाधुर की थी। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, अब देखिए भूटान से हमें क्या लेना देना है, फिर भी प्रश्न है, बन सकता है, तो 191.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिएगा कि भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था, 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक, तो सबसे पुराना मैंने बताया था दिग्बोई असम में है, तो यहाँ पर देखिए असम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, शिव समुद्रम, तो ये जलप्रपात जो है कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। ठीक है ना, कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। चलिए देखिए लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं आयरलैंड से लिया गया है, संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में। चलिए भाग 3 में याद रखिएगा मौलिक अधिकार हैं। देखिएगा बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, बागमती परियोजना, तो बागमती जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी में है। क्लियर, चलिए देखिएगा कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो विश्व की टोटल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार भारत में नहीं है, तो आप देख सकते हैं संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था। ठीक है ना, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है विधिक अधिकार कर दिया गया, अभी 6 मौलिक अधिकार हैं टोटल। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था यह अमेरिका के द्वारा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो भारत में देखिए जो FCI है, भारतीय खाद्य निगम, वो खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। FCI की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी, 1965 में, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन का। देखिए गठन तो किया था अमेरिका ने, लेकिन स्वयं अमेरिका इसका जो है सदस्य नहीं था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सिंपल सा मोर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है। तो सबसे अधिक इसमें से आप आसानी से छांट सकते हैं, विकास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, ठीक है, चीन। देखिएगा नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी, और स्वास्तिक इसका प्रतीक चिन्ह था। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसी मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। किस मापनी के द्वारा जो है किलोमीटर और मील दोनों में। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक मापनी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। देखिएगा वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था। किसने इसको मार्ग बताया था, किसने। तो ये आपका एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, अब्दुल मजीद, इसी ने बताया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया था। चलिए, देखिएगा कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। विधानसभा में 243 हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, लोकसभा में पूछेगा तो 40 हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था वुड्रो विल्सन ने, ठीक है ना, वुड्रो विल्सन, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। सड़क है, वायु है, जल है, पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज, तो इसमें से चूना पत्थर जो है ना, ये एक प्रकार का अधात्विक खनिज, बाकी ये धात्विक खनिजें हैं। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में देखिएगा कि कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है ये कौन सा राज्य करता है, उड़ीसा करता है, याद रखिएगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण में भी आगे है और उत्पादन में भी आगे है। देखिएगा कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो नीला रंग जो दिखाया जाता है यह आपका दिखाया जाता है जल वाला क्षेत्र, ठीक है ना। हरा भाग ये मैदानों को दिखाता है, और यहाँ पर भूरा पहाड़ को और पठार को जो दर्शाता है ये पीला भाग है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, पढ़िएगा कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। भारत में विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और फलों और सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए विश्व में सबसे सब्जी का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सही है, बिल्कुल ये वाला सही है, ये वाला सही है। विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, भारत नहीं है। तो ये वाला जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो इसमें से पंचायती राज राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था, तो ये पुर्तगाली था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आर्थिक संकट 1929 में हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस हैं अभी। देखिए, किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार 1935 में कर दिया था। देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। अमेरिका ने पहला एटम बम जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। देखिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप 25-25 किलोमीटर करके याद रखिएगा, 25-25, ठीक है। चलिए, देखिएगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनका जिक्र है। तो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इनको शामिल किया गया था। चलिए, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो इसमें से देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार जो है एक तरह का राजनीतिक अधिकार है। देखिएगा कि एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है। तो ये आपके छोटे पैमाने पर, तो यहाँ पर छोटा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि देश में कितने विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, सेज है, विकसित किए गए हैं। तो इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा 7 हैं, ठीक है। चलिए, खाली स्थान दिया गया, पूछा गया कि धान को रूप में जाना जाता है। तो सिंपल सा चावल हो जाएगा यहाँ पर, क्यों। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। तो सामाजिक विभाजन का आधार जो था ये भाषा था, ठीक है। चलिए, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ईओ ह्यूम ने किया था, और उसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन था,
ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। और दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। चलिए, निम्नलिखित में से देखिए, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और सबसे कम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है, तो कार्यपालिका शक्ति निहित किस में होती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान, ये आ गया ना प्रश्न, ये 2024 में और 23 में दोनों में पूछा गया था। ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये मौसिनराम में होती है, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं, किस मामले में? तो अधिक शक्तियाँ हैं आपके किस मामले में? वित्तीय मामले में, ठीक है ना, वित्तीय मामले में। अगला प्रश्न है कि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो परिवार की जरूरत को जब पूरा करेंगे उसको निर्वाह कृषि कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कुद्रमुख जो है एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, याद रखिए, कुद्रमुख एक प्रमुख लौह अयस्क खदान है जो कि किस राज्य में पड़ता है, ये पूछा गया है। बिहार में ये 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका अब तक, तो ये कर्नाटक में है कुद्रेमुख, ठीक है। देखिए, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो मुंबई की जो चौल है ये बहुमंजिली इमारत है, बहुमंजिली इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट की उपाधि जो है वापस लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दिया था, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर के जो नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र हैं उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उनको कहा जाता है भौतिक मानचित्र, ठीक है। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय आपके वुडरो विल्सन थे। चलिए, देखिएगा, उच्च सदन है, तो उच्च सदन जो है ये आपका राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है, ठीक है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया। अच्छा, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अगर प्रस्तावना पूछेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है, USA से, बट प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन आदिवासी समुदाय नहीं था? तो यहाँ पर देखिएगा, झूम जो है एक प्रकार का ये कृषि का रूप है, ठीक है। झूम कृषि आपने पढ़ा है, ये आदिवासी का रूप नहीं है, आदिवासी का समूह नहीं है, समुदाय नहीं, झूम कृषि का एक प्रकार है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है, बताइए? तो फ्रेंड्स, ये जन्म है, जन्म, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? तो ये कौन सा अंग है? तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल थी जिसने 1994 में अपना संचालन निलंबित कर दिया था। देखिएगा कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है स्टाम्प एक्ट को पारित किया गया था 1765 में, ठीक है, 1765 में। चलिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे उच्च किस्म का कोयला ये एंथ्रासाइट है, ठीक है। चलिए, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप जो है ये उड़ीसा में है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो यह आपका अपने क्षेत्र से अलगाव है, ठीक है। क्षेत्रवाद की अपने क्षेत्र से अलगाव, ठीक है। फ्रेंड्स, सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।